जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपको हमारे प्रैक्टिस सेट की खास बात तो मालूम ही है। सारे प्रश्न जितने भी हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए हमें ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये मठ दिए हैं और वहाँ पे राज्य दिए हैं, तो हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। आप ध्यान देना, ये जो मठ है मठ काफ़ी पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से बहुत सारे मठ हैं। उनमें से ये 4 जो मठ दिए गए हैं, ये कई बार परीक्षा में अलग अलग पूछा गया है। जैसे पूछ लेता है तवांग मठ कहाँ है ना, रूमटेक मठ कहाँ है, ऐसे पूछते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इकट्ठा रखा है ताकि एक ही प्रश्न में सब क्लियर हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रूर नोट करिएगा और बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। हमको बताना है झूम मठ। मठ होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये जो मठ शब्द है, मठ क्या होता है? मठ बेटा होता है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो सन्यासी हुआ करते थे, वो एक आश्रम बनाते थे। उस आश्रम में रह के अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, उन्हीं को मठ कह दिया गया। ऐसी भारत में बहुत सारे फेमस मठ हैं, उनमें से ये 4 मठ हैं। झूम मठ जम्मू कश्मीर, की मठ हिमाचल प्रदेश, रूमटेक मठ सिक्किम और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से बताने कौन सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित हैं और 1 नहीं है। देखिए, तवांग मठ तो बहुत प्रसिद्ध है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये बेटा तवांग मठ है जो ये बौद्ध धर्म का मठ है, बौद्ध धर्म का मठ है और भारत का सबसे बड़ा मठ है। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा धर्म मठ है। रूमटेक मठ सिक्किम में, ये भी सही है। की मठ हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। झूम मठ जम्मू कश्मीर में नहीं है बेटा। झूम मठ कहाँ है? ये है आपका दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग आपको पता होगा, ये है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये बाकी सब सुमेलित हैं, सही है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ है बताना है। अंडमान निकोबार में है, या लक्षद्वीप में है, या आंध्र प्रदेश में है, या उड़ीसा में है। ये जो हैवलॉक द्वीप है ना बेटा, ये हैवलॉक द्वीप एक पर्यटन द्वीप है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। और इस द्वीप को सन 2018 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया स्वराज द्वीप, है ना। स्वराज द्वीप कर दिया गया इसका नाम, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वराज द्वीप किसके नाम पर किया गया? सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में इसका नाम स्वराज द्वीप किया गया। और ये है कहाँ पे बेटा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब यहाँ पे कुछ द्वीप और देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के 2 द्वीप पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है होप द्वीप, है ना, होप द्वीप पूछा जाता है। एक और है आंध्र प्रदेश में जो बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, ये भी बहुत प्रसिद्द है। और यहाँ पे उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है? व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा का प्रसिद्ध है। इसका भी नाम बदला गया है। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत प्रसिद्ध द्वीप है, इनसे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए, R.K. नारायण की आप जानते ही हैं कितनी पुस्तक पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने R.K. नारायण की पुस्तक पूछी है और बताना है कि कौन सी नहीं है उनकी, कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, मतलब 3 लिखी हैं। आपको एक प्रश्न से 3 फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी उनकी पुस्तक नहीं है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जंगल बुक या द गाइड। तो जंगल बुक R.K. नारायण की पुस्तक नहीं है, ये आप ध्यान रखना। जंगल बुक नहीं है, बाकी तीनों है। तो जंगल बुक है किसकी? ये पुस्तक है
रुडयार्ड, रुडयार्ड की पुस्तक है ये। किसकी पुस्तक है बेटा? रुडयार्ड की पुस्तक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हजीरा उर्वरक उद्योग किस पर आधारित है? जो हजीरा में उर्वरक संयंत्र है, बताना ये किस पर आधारित है। ये चारों क्या दिए गए हैं? ये बेटा ईंधन दिए गए हैं, ईंधन। तो आप बताइए इसमें कौन से ईंधन का प्रयोग होता है जो हजीरा में है? और हजीरा उर्वरक उद्योग ये कहाँ पे है बेटा? ये सूरत में है, सूरत गुजरात में, गुजरात। ये बताना है इसमें किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है या किस पर आधारित उद्योग है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्था या कोल। ये है बेटा आधारित प्राकृतिक गैस पे। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है हमको। पंचवर्षीय योजना दी गई हैं और उनका विकास मॉडल दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो आपको बता दें प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेरोडोमर मॉडल पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी महालनोबिस मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर थी, ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना थी बेटा अशोक रुद्र मॉडल पर। ये इनका सही मिलाप है। अब आंसर समझ लीजिए यहाँ से क्या होगा। पहले का ए का दूसरा, फिर बी का चौथा, सी का पहला, 2 4 1, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट 2 4 1 3 ये हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 फैक्ट क्लियर होंगे आपके, यहाँ से नोट जरूर करिएगा। एक और ऐसे ही प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए आपको बताना है कोस्का का पावर हाउस। तो बेटा कोस्का का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकांडिया को। कोस्का का रसोई, कोस्का की रसोई क्या है? प्लास्टेड को ही क्या कहते हैं बेटा? हरित लवण, हरित लवण यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, हरित लवक है ना, हरित लवक भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली ये कहा जाता है बेटा लाइसोसोम को। और कोशिका का मस्तिष्क ये केंद्रक जिसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये हो गया सही मिलान। अब आपको बताना है पहले का बी, दूसरे का ए, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन 4। देखिए बढ़िया प्रश्न है, यहाँ से 4 फैक्ट क्लियर हुए आपके। जब भी ये वाला प्रश्न मिला करे ना सूची वाला, तो जरूर फोकस करा करिए उस पर, क्योंकि वहाँ से 4 क्वेश्चन मिलते हैं हम लोगों को और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा पैट में पूछा गया था पेशवा वाला जो हमने कराया था, स्क्रीनशॉट के सहित दिखाया भी है आपको। अच्छा प्रश्न है ये भी, कह रहे हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान करता है। मतलब ये है कि कौन से अनुच्छेद के तहत ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो किस अनुच्छेद में ये बेटा है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण दिया गया है। बाकी 149 में क्या है बताइए आप? अनुच्छेद 149 ये बेटा किससे संबंधित है आप समझिए। 148 आपको पता होगा कैग से संबंधित है, उसी के पास है तो उसी से संबंधित होगा। तो इसमें क्या है? इसमें बेटा कैग CAG की कर्तव्य और शक्ति है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा सकते हैं कर्तव्य और शक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 351 इसमें क्या है? 351 में इसमें है हिंदी भाषा का विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए उपबंध दिए गए हैं ना। और अनुच्छेद 355 ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 355 इसमें क्या है बेटा? इसमें ये कहता है अनुच्छेद 355 कि संघ, ध्यान देना, संघ क्या करेगा? राज्य की रक्षा करेगा। अच्छा, संघ राज्य की रक्षा किससे करेगा? तो ध्यान देना, अगर किसी राज्य पर कोई बाह्य आक्रमण होता है या कोई आंतरिक अशांति उस राज्य में फैलती है और उस वजह से उपद्रव होता है और हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं,
तब संघ इस अनुच्छेद के तहत, ध्यान देना ये वाला अनुच्छेद है ना जो 355, इस अनुच्छेद के तहत अब उसका फर्ज है कि उस राज्य की रक्षा करे और वहाँ पे शांति बहाली करे। ठीक है, जैसे कि अभी मणिपुर में हुआ था, आपको याद होगा, तो इसी अनुच्छेद के तहत संघ को ये अधिकार होता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपके सामने जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ सारे बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं। ये देखिए ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी पैट की परीक्षा में पूछा गया है 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ। हमने बताया है आपको पिछली प्रैक्टिस सेट में, मैंने स्क्रीनशॉट के सहित बताया भी, ये दिखा गया है, एक वीडियो बनाया है, जिसने ना देखा हो देखे। पैट में जितने भी हमारी क्लास से प्रश्न आए थे, लगभग 30 के आसपास प्रश्न थे, हमने सबका स्क्रीनशॉट लेके एक तरफ प्रश्न रख के वीडियो बनाया, उसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये कह रहा है किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9(4), ये क्या है बेटा, ये भाग है 9 का, सॉरी भाग क्या है 9 का, भाग 9 का, ये भाग 9 का में नगर पालिका जोड़ा किस संविधान संशोधन के तहत, यही प्रश्न पूछा था, है ना। 74वां संविधान, इसका आंसर क्या है बेटा, 74वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया नगर पालिका। और ये 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, 1992 में। यही पैट के परीक्षा में पूछा था, ये 1992 डेट पूछी थी 73वें और 74वें संविधान संशोधन की। 1992 में 73वां भी हुआ था, 1992 में 74वां भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों अच्छा है कि आपने सुना होगा लाल किले का मुकदमा बहुत फेमस है, अक्सर उसमें वकीलों का नाम पूछा जाता है। यहाँ पे हम आपको वकीलों के नाम भी बताएंगे और साथ में वकील, जितने भी वकील थे उनका एक अध्यक्ष था। यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है, वकील नहीं पूछ रहा है, वकीलों का अध्यक्ष कौन था बताना है। तो इसमें जितने भी नाम है ये सब वकील थे, भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ कटजू, है ना, तेज बहादुर सप्रू और लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा एक और था, एक और वकील था जिसका नाम था आसफ अली, है ना। ये सभी वकील थे किसके, इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, लाल किले के मुकदमे। ये बहुत फेमस मुकदमा है। इसमें इन सब का अध्यक्ष था बेटा भूलाभाई देसाई। कौन था, इन सब का अध्यक्ष कौन था, भूलाभाई देसाई। ये अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा अच्छा एग्जाम होगा तो ये पूछा जाएगा। देखिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी जी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में बताना है। चंपारण ये कब हुआ था बेटा, ये हुआ था 1917 में। अब देखना, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा, ये दोनों बताना है, दोनों 1918 में हुए थे। ध्यान रखना, अहमदाबाद मिल जो हड़ताल थी ये हुई थी बेटा फरवरी में, थोड़ी इसमें ध्यान रखना, और ये 1918 में। लेकिन ये जो खेड़ा सत्याग्रह था ये हुआ था मार्च में, 1 महीने का अंतर है मात्र, इसलिए यहाँ दिक्कत होगी प्रश्न को सॉल्व करने में, है ना। ये 1918 में। बस बाकी असहयोग आंदोलन आपको पता है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ, ये हुआ था 1920 से 22 तक, ठीक है। 22 में इसको समाप्त कर दिया गया था, किस घटना की वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से। असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया गया था, शुरू किया गया था 1920 में। तो अब क्रम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्रम है, 1 2 3 4 कहाँ है ऑप्शन बी, 1 2 3 4 ये क्रम हो जाएगा सभी घटनाओं का। ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 1793 में जमींदारी प्रणाली, इसको ही बेटा क्या कहते हैं हम, स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। बताना है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, कर्जन द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा, या क्लाइव द्वारा, या क्लिंट द्वारा। बताइए किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था बेटा, इसको शुरू किया गया था कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था, कॉर्नवालिस द्वारा इसको शुरू किया गया था।
अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध बताना है निम्नलिखित में से मराठाओं को किसने हराया था। अच्छा प्रश्न है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था बेटा, ये हुआ था सन 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। ये मराठों और मराठा थे एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली है ना, अहमद शाह अब्दाली था। और ये अहमद शाह अब्दाली कौन था बेटा? अफगान था। ठीक है, इसने हराया था। बहुत बुरी तरीके से इस युद्ध में मराठा पराजित हुए थे। और इस युद्ध का एक प्रश्न और पूछा जाता है, इसको पूरा युद्ध किसने देखा था, या इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो ध्यान रखना, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था काशीराज पंडित। ये बहुत बार पूछा गया है इनका नाम, जो काशीराज पंडित हैं। इन्होंने देखा था ये युद्ध, है ना, इन्हीं ने देखा था ये युद्ध, कई बार पूछा गया है काशीराज पंडित। तो किसके बीच हुआ था यहाँ पे बताना है? अफगानों या अंग्रेजों, मुगलों या रोहिलियों। तो क्या सही जवाब होगा हमारा? अफगानियों के साथ हुआ था ये, मराठा और अफगानियों के बीच में। चलिए अगला देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन बताइए कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन आपने पढ़ा होगा। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन ये कहाँ पे है बेटा? रूस में है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन बोलते हैं। और ये किस शहर से किस शहर को जोड़ती है, आप ये बताना है आपको, किस शहर से जोड़ती है? ये लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक, ये दोनों रूस के शहर हैं बेटा। लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक, इन दोनों को जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान और उसके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मतलब यहाँ पे एक ही सही है, बाकी तीन गलत हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या राजस्थान में है बेटा? नहीं, गिर राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ है? गुजरात में। ये कहाँ है बेटा? गुजरात में। रणथंभौर ये महाराष्ट्र में नहीं है, रणथंभौर है राजस्थान में, राजस्थान। ठीक है। काबुल लामजाओ मणिपुर, हाँ ये सही है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं है, साइलेंट वैली कहाँ है बेटा? ये है केरल में, ध्यान देना। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, और इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? तैरता हुआ उद्यान कहते हैं। और ये झील पूछते हैं किस झील पर है, तो झील का नाम याद रखना, झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न बनता है इनसे। अगला प्रश्न कह रहा है स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे था? स्वदेशी आंदोलन बहुत अच्छा प्रश्न है, अब तक का क्लास का सबसे अच्छा प्रश्न है। क्यों है आइए बताते हैं। स्वदेशी आंदोलन का संबंध बताना है किससे था? 1947 के बंगाल विभाजन से। 1947 में तो कोई बंगाल विभाजन नहीं हुआ था। 1905 के बंगाल विभाजन से, 1921 के असहयोग आंदोलन से, या 1947 के पंजाब के विभाजन से। तो इसका सही जवाब है बेटा 1905 के बंगाल विभाजन से। अच्छा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसका संबंध स्वदेशी आंदोलन से इसलिए है कि जब बंगाल विभाजन किया गया था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। समझेंगे बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, जरा इस पे भी समझते हैं। बंगाल खास तौर से उस समय बंगाल राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बन गया था। क्रांतिकारी गतिविधियां सबसे ज़्यादा बंगाल में पनप रही थीं। तो अंग्रेज़ों को लग रहा था कि बंगाल को बाकी भारत से अलग कर देंगे, तो ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं या जो क्रांति यहाँ से उठ रही है जो बाकी क्षेत्रों में नहीं पहुँचेगी, इस सोच से अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इससे कई फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखना, हम आपको बताते हैं 3 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 20 जुलाई 1905,
इस दिन क्या हुआ था बेटा, पूछते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा, इस दिन घोषणा हुई थी, घोषणा, ध्यान रखना ये पूछा जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 20 जुलाई को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई। फिर इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन ये कब चलाया गया, ये चलाया गया था बेटा 7 अगस्त 1905 में, ठीक है। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। फिर ये बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, ये भी पूछा जाता है। घोषणा कब हुई, लागू कब हुआ, स्वदेशी आंदोलन कब चला, तो इसको ध्यान रखना। ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में लागू, ये भी ध्यान रखना। विभाजन लागू है ना, विभाजन लागू, ठीक है। ये डेट ध्यान रखना तीनों, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करंट का प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि सितंबर 2023 में नेस्कॉम का अध्यक्ष, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। नेस्कॉम के अभी अध्यक्ष कौन थे अभी हाल ही में, ये अनंत महेश्वरी थे। अनंत महेश्वरी की जगह लेंगे कौन लेगा ये अनंत महेश्वरी की जगह, ये लेंगे बेटा राजेश नावियार नेस्कॉम के अध्यक्ष बने, अभी हाल ही की नियुक्ति है, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में, देश का पहला, ध्यान रखना देश का पहला है इसलिए इसको हाईलाइट करता हूं मैं, महत्वपूर्ण हो जाता है ये। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे, ये होता क्या है, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे होता है जैसे कोई एक पहाड़ की चोटी या कोई खम्भे से, इस पहाड़ की चोटी या खम्भे पर आपने देखा होगा केबल लगी होती है, केबल ऐसे डोरी लगी होती है ना, डोरी। इस डोरी में आपको एक देखा होगा आपने, एक डिब्बा ऐसे लटका होता है जिसमें यात्री बैठे होते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए या यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इस तरीके का रोपवे का प्रयोग करते हैं, ये रोपवे इसी को कहते हैं। तो देश का पहला रोपवे है ये, इसलिए महत्वपूर्ण है। यात्री रोपवे ये कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया बेटा किस शहर में, भारत के उत्तर प्रदेश के, अयोध्या, आगरा, नोएडा या वाराणसी, तो ये बनाया गया है वाराणसी में। वाराणसी में ये ध्यान रखना, ये स्थान पूछा जा सकता है यूपी के एग्जाम में, तो हमेशा याद रखना, इसको हम लिखे दे रहे हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से ये कहाँ के बीच में बनाया गया, यहाँ बनाया गया है गुदौलिया तक, है ना। इन दोनों के बीच में ये अभी चालू हुआ है, ये भी ध्यान रखना, ये नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रयान 3, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी करंट का। चंद्रयान 3 मिशन में जो विक्रम लैंडर जिस पॉइंट या सतह पर लैंड हुआ, यानी कि चंद्रमा की सतह पर जहाँ पे ये लैंड हुआ है, उसका नाम क्या रखा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जो चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च कब किया गया था बेटा, इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, है ना, 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। और ये लैंड कब हुआ, कब पहुंचा, तो 23 अगस्त को ये पहुंचा, ध्यान रखना इसको, ये दोनों डेट ध्यान रखना, 23 अगस्त को पहुंचा, ठीक है। 23 अगस्त जब ये पहुंचा, जो 2023 की बात है बेटा, 2023, तो इस दिन एक दिवस मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। कौन सा दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा इस दिन, है ना, दिवस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, क्योंकि वहाँ चंद्रमा पर लैंड किया। अब बताना है आपको कि चंद्रमा पर जिस जगह पे लैंड किया उसका नाम क्या रखा, प्रज्ञान पॉइंट, त्रिशूल पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट या तिरंगा पॉइंट, तो ध्यान रखना इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पे ये लैंड हुआ। 2 चीज़ें इसमें पूछ सकते हैं, एक तो इसमें पूछेंगे लैंडर का नाम, लैंडर जो कि प्रश्न में दिया है हमें, क्या है बेटा, विक्रम, है ना,
और एक पूछेंगे रोवर। रोवर का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है प्रज्ञान। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अच्छे फैक्ट हैं। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? तो जो लक्षद्वीप में द्वीप है मिनिकॉय द्वीप बेटा, ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है ना, सबसे दक्षिणी द्वीप है लक्षद्वीप का। और ये कहाँ पे पड़ता है बेटा? ये पड़ता है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के पास, है ना। देखिए ये किस देश का हिस्सा है? तो आपको हम बता दें, सन 1900, कब? सन 1976 में भारत और मालदीव इन दोनों के बीच में एक समुद्री संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी बेटा? समुद्री संधि हुई थी। इस संधि का क्या नाम था बताइए? संधि का नाम आप कमेंट में बताएंगे। इस संधि के माध्यम से भारत को मालदीव ने, ये मिनिकॉय द्वीप, पहले ये मालदीव का हिस्सा था, है ना। किसका हिस्सा था? मालदीव का। इसको भारत को दे दिया गया था सन 1976 में, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच में जो संधि हुई थी इसके तहत। अब यहाँ पे भारतीय सेना का अड्डा है, भारतीय सेना का अड्डा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है बेटा? भारतीय सेना का अड्डा है यहाँ पे तुम्हारा मिनिकॉय द्वीप में, ठीक है। ये किसका हिस्सा था? तो मालदीव का हिस्सा था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और त्योहार सही नहीं है? युग्म कौन सा सही नहीं है बताना है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, बैसाखी उत्तर प्रदेश में, छठ पूजा बिहार में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। तो देखो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की फेमस है, छठ पूजा बिहार में फेमस है, और गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में फेमस है। जो बैसाखी है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है बेटा। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये बैसाखी बेटा पंजाब का मुख्य त्यौहार है। कहाँ का है? पंजाब का। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान ये कहाँ स्थित है बताइए? मैसूर, अहमदाबाद, मुंबई या पुणे? तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, अक्सर लोग मुंबई लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है बेटा? पुणे। और ये किसके अंतर्गत आती है बताइए? भारतीय प्रसारण एवं सूचना मंत्रालय, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है ये, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है? ये तो सबको पता होगा, लेकिन इसकी यहाँ पे भाषा पूछी है, ध्यान रखना, इस पे भाषा पूछी है। ये आत्मकथा तो गांधी जी की है। किसकी है? गांधी की आत्मकथा है, गांधी जी की। लेकिन अब हमें बताना है कि इसकी भाषा क्या है। बताइए इसकी भाषा क्या है? भाषा बताइए कौन सी भाषा में लिखा गया है? गुजराती में। ये गुजराती भाषा में लिखी गई है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विधानसभा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये अच्छा प्रश्न है। देखिए विधानसभा किस साधारण विधेयक, किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? बात अगर साधारण विधेयक की हो बेटा, विधेयक कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक तो होता है साधारण विधेयक, साधारण, और एक होता है कौन सा? धन विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक और धन विधेयक। अच्छा ये दोनों में पूछा है साधारण का, सिर्फ हमसे साधारण पूछा है, धन का नहीं पूछा है। तो साधारण विधेयक का ध्यान रखना, जब ये विधानसभा से पारित होके विधान परिषद में आता है, विधान परिषद की पूछ रहे हैं, ध्यान देना, विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद इसको पहली बार 3 माह के लिए रोकती है। 3 माह के लिए, 3 माह के लिए रोक लेगी। लेकिन फिर क्या होगा कि विधान परिषद इसको पुनः पारित कर देगी, पुनः पारित करके भेजा तो 1 माह के लिए और रोक सकती है, 1 माह के लिए और रोक सकती है। तो कुल कितने माह के लिए रोक लेगी? 4 माह। ये ध्यान रखना आंसर, ना ही 1 माह और ना ही 3 माह। आंसर अधिकतर लड़के 3 माह कर देते हैं ये पढ़ के। 1 माह पुनः पारित होने के बाद भी रोक सकती है, इसलिए आंसर क्या होता है बेटा? 4 माह। जब साधारण विधेयक हो तब, ठीक है। लेकिन अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक अगर है तो विधान परिषद को 14 दिन किससे ज़्यादा नहीं रोक सकती, 14 दिन में उसको
पारित करना पड़ेगा, नहीं होगा नहीं करेंगे पारित तो पारित समझा जाएगा 14 दिन के बाद। 14 दिन से नहीं रोक सकती, इसको भी ध्यान रखना, इसको भी पूछ सकते हैं, जैसे साधारण विधेयक का पूछा, धन विधेयक का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मीरा सेठ समिति ये 1955 में, इस समिति ने, जो मीरा सेठ समिति थी, 1955 में अपनी जो रिपोर्ट थी, अपनी रिपोर्ट थी, ये सौंपी थी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय है ना, कपड़ा मंत्रालय, इसको अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी इन्होंने। फिर ये किससे संबंधित होगी? जब इन्होंने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो ये संबंधित थी बेटा हथकरघा विकास से, है ना। अच्छा, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने इस समिति का गठन ही हथकरघा विकास के लिए किया था। तो ये हथकरघा विकास में इसमें इस मीरा सेठ समिति का संबंध है सीधा सीधा। ठीक है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कवक का अध्ययन क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न है। बताइए बेटा, कवक का अध्ययन। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी तो ये कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन, ध्यान रखना। ठीक है, कोशिका का अध्ययन। माइकोलॉजी, मायोलॉजी ये क्या होता है? ये होता है मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, कवक का अध्ययन कहलाता है बेटा माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। न्यूरोलॉजी क्या होता है? न्यूरोलॉजी बताइए। न्यूरोलॉजी होता है तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं, तंत्र का तंत्र से संबंधित रोग और उनके उपचार, और उनके उपचार, है ना, उपचार का अध्ययन। ठीक है, तंत्र का तंत्र से संबंधित रोग और उनके उपचार का अध्ययन क्या होता है? न्यूरोलॉजी होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहो या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही बात है। ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शैक्षणिक अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में बेटा? ये है अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, है ना, 19 का फर्स्ट। अब देखते हैं ये किसके अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार किससे कितने तक है? तो ये है बेटा अनुच्छेद, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक, ये भी ध्यान रखिएगा। संस्कृत एवं शैक्षणिक अधिकार ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में, जिसको संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को, अच्छा प्रश्न है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है बेटा? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभाग स्थायी समिति, विभागीय स्थायी समिति, या विशेषाधिकार समिति? तो इसका सही जवाब है बेटा लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। अच्छा, अब समझना, इसमें सदस्यों की संख्या बहुत पूछी जाती है। एक तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है बेटा 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, सभी लोकसभा से होते हैं, है ना, लोकसभा से होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी लोक लेखा समिति में बेटा 22 सदस्य होते हैं। और ये कहाँ से होते हैं? 22 सदस्य में से बेटा 22 में से 15 होते हैं बेटा लोकसभा से, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, राज्यसभा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे प्रश्न है और ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, लोक लेखा समिति ये जुड़वा बहन होती है प्राक्कलन समिति की।
भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? अच्छा प्रश्न ये भी है, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या नई दिल्ली? तो गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इनको बंदी बनाया गया था बेटा पूना में। पूना में कौन से महल में? ये प्रश्न बनता है, किस बिल्डिंग में? तो पूना में एक महल है आगा खां महल। आगा खां महल में इनको बंदी बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पूना में, पूना कहाँ आता है? मुंबई प्रांत के अंतर्गत आता था तब, ठीक है। अब जिसको महाराष्ट्र कह दिया गया है। अच्छा, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने? तो इनको गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था बेटा माउंटबेटन ने। किसने कहा था? माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने इनके लिए कहा था कि जो काम 50,000 सिपाही, हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वो काम महात्मा गांधी ने किया है। किसने बोला? माउंटबेटन। और मेरा लास्ट प्रश्न है आज का, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया? देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था तैयार करने की बात होती है एक, और एक लागू करने की बात। अगर तैयार करने की हो तो ये तैयार की थी होल्ट मैकेंजी। और ये कौन थे उस समय? ये सचिव थे, सचिव है ना, ये सचिव थे उस समय। और इसको लागू करने की बात हो, हमारा आंसर क्या होगा? होल्ट मैकेंजी, क्योंकि तैयार। लेकिन लागू करने की बात हो, लागू किसने किया था? तो उस समय थे विलियम बेंटिंग ने लागू किया था। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। तैयार करना इनका काम था, इन्होंने तैयार की थी, लेकिन लागू की थी विलियम बेंटिंग ने, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये थे आज के प्रश्न हमारे। अच्छे प्रश्न थे, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, सच में बहुत अच्छे प्रश्न थे। और अगर आप ये प्रश्न नोट कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आपकी परीक्षा में ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे, आपका बहुत मजबूत होगा जीएस इनसे, ठीक है। और इनको रिवीजन करते रहिएगा, जो भी नोट कर रहे हैं आप हफ्ते में एक बार सब उठा के रिवीजन कर लीजिएगा। देख लेना आप बाकी लोगों से जीएस में बहुत आगे होंगे। बाकी देखो, एक दिन में कोई घोर के नहीं पिलाता है, ना कोई शॉर्टकट है। अगर जीएस याद नहीं होती और याद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीएस हमारी भी अच्छी हो, मजबूत हो, देखिए जीएस बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर जीएस पे ठीक से काम किया जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग याद रख सकते हैं, जितना कि हमारे सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मतलब समझ रहे हैं। तो उसका बस एक ही मूल मंत्र है, लिखिए और रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी हो, लिखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर क्लास सिर्फ मोबाइल में लेके देख ली, हाँ ठीक है, विश्वास मानिए आपको याद नहीं होगा, वो याद नहीं होगा। जब ज़रूरत पे तुम आप कर्ण की तरह विद्या भूल जाएंगे। जैसे कर्ण को वरदान था और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब भूल गया था, ऐसे ही ये क्लास देखी हुई है ना, उसी तरह होती है कर्ण की विद्या की तरह, मौके पे भूल जाएंगे। भरोसा मानिए, भरोसा करिए, विश्वास मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप लिख के याद कर रहे हैं ना तो वो आपको सही वक्त पे याद आएगा और सही वक्त पे उसको कर भी पाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करिए। मेहनत करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, बाहर रह रहे हैं, कुछ लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, है ना, अपने गांव से, शहर से दूर हैं, कुछ लोग घर पे रह के भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ नाम के लिए ना करिए पढ़ाई करनी है तो ठीक से करिए। जितने टाइम पढ़ाई कर रहे हैं पूरी तरीके से उस पर इन्वॉल्व होकर करिए, थोड़ी और अच्छे से मेहनत करिए, ज़रूर आप सफल होंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।